बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशंस का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसको डिटेल से देखेंगे। इससे पहले हमने काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन जो इसकी वो परसीव कर ली है। इसमें नेटवर्क के टाइप्स हैं, टोपोलॉजीज हैं और आईपीज है, मास्किंग है, नेटवर्किंग है, ये सारी चीजें हमने डिटेल के साथ देखी थी। आज जो इसका रिमेनिंग पार्ट था उसको हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे डाटा लिंक लेयर से। अब ये डाटा लिंक लेयर क्या होता है, आप इसको यूं समझ लें, इसको हम फ्रेमिंग भी कहते हैं। इसके अंदर हम डाटा पैकेट को तैयार करते हैं, पैक करते हैं फॉर द ट्रांसमिशन। यानी कि जब डाटा पैकेट को किसी भी ट्रांसमिशन मीडिया से ट्रांसफर करने लगते हैं तो हम उसको कुछ इस तरह से मॉडिफाई करते हैं या उसको इस तरह से पैक करते हैं कि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन डाटा जो है वो सिक्योर रहे। इसकी दो मेथोडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं, एक कैरेक्टर्स स्टफिंग की या बाइट स्टफिंग की और दूसरा बिट स्टफिंग की है। कैरेक्टर स्टफिंग क्या होता है, उसके अंदर हम एक स्पेशल फ्लैग बाइट्स जो वो यूज करते हैं जो फ्रेम की बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई करते हैं। यानी कि हम हर जो डाटा पैकेट है उसके स्टार्ट में या एंड में स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर देते हैं जो इस बात को आइडेंटिफाई करता है कि यहां से डाटा पैकेट शुरू हो रहा है और यहां पर डाटा पैकेट खत्म हो रहा है। इसको हम जो है वो बाइट स्टफिंग कहते हैं। दूसरा हमारे पास बिट स्टफिंग है। बिट स्टफिंग के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर भी हम स्पेशल फ्लैग पैटर्न इस्तेमाल करते हैं। फ्लैग पैटर्न कैसे इस्तेमाल करते हैं कि किसी भी डाटा के अंदर अगर 5 कंसेक्यूटिव वंस आ जाएं तो उसके बाद हम एक जीरो इंसर्ट कर देते हैं। कंसेक्यूटिव 5 के बाद एक जीरो इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डाटा जीरो और उसके बाद 1 है, 6 टाइम्स 1 है, फिर जीरो है, तो 5 कंसेक्यूटिव जीरोस के बाद वंस के बाद हम एक जीरो जो है वो ऐड कर देते हैं। तो जब ये डाटा जाएगा सेंडर के पास, रिसीवर के पास, तो रिसीवर जो है वो ऑटोमेटिकली इसको ओमिट कर देगा कि 5 कंसेक्यूटिव वंस के बाद जो जीरो आ रहा है उसको भी पता होगा कि 5 कंसेक्यूटिव वंस के बाद जो जीरो है वो एक फ्लैग है सिर्फ, तो उसको रिमूव कर देगा और डाटा जो है वो एज इट इज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा। तो इसको हम फ्रेमिंग कहते हैं और ये दो कैरेक्टर्स, दो मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं फ्रेमिंग के लिए। ओके, जिसके बाद अब आ जाता है जी एरर डिटेक्शन। अब हमने जब डाटा ट्रांसमिट किया था, पॉसिबिलिटी है चूंकि वंस और जीरोस की सूरत में डाटा जा रहा है तो पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर जो एरर आ सकता है, कोई एक कैरेक्टर या कोई एक बाइट या कोई एक बिट जो है वो फ्लिप हो सकती है। तो उसको चेक करने के लिए 3 मेथड जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज पैरिटी चेक, सेकंड इज चेकसम एंड थर्ड इज सीआरसी या साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। अब ये क्या होते हैं, पैरिटी चेक क्या, उसमें हम क्या करते हैं, ऐड अ पैरिटी बिट टू मेक टोटल वंस इवन और ऑड। कि हमारे पास जो डाटा होता है हम उसमें एक पैरिटी बिट इस तरह से ऐड करते हैं वो टोटल जो आपका कोड होता है उसको या इवन में कन्वर्ट कर देती है या ऑड में कन्वर्ट कर देता है। बट इसकी लिमिटेशन ये है कि हम सिर्फ इसमें ऑड नंबर्स के जो एरर्स हैं वो चेक कर सकते हैं। और दूसरा इसमें मसला ये होता है कि अगर 2 बिट्स फ्लिप हो जाएं, तो अगर आपने उसको ऑड बनाया, 2 बिट फ्लिप हो गए तो ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो खराब हो जाएगा। इसीलिए इसकी 2 लिमिटेशन है, इसलिए हम उसको बड़ा लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा चेकसम है, इसमें हम क्या करते हैं, हम डाटा को डिवाइड करते हैं के बाइट सेगमेंट्स के अंदर और फिर उनको वंस कॉम्प्लीमेंट को इस्तेमाल करते हुए ऐड करते हैं और फिर उसके सम को हम चेकसम कहते हैं। सेम प्रोसेस इस्तेमाल करता है सेंडर भी और सेम प्रोसेस इस्तेमाल करता है रिसीवर भी। और ये जो चेकसम आता है एंड पर, अगर दोनों का सेम आ जाता है दैट मींस कि वो डाटा जो है वो सही ट्रांसफर हो चुका हुआ है। थर्ड है हमारे पास सीआरसी साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये सबसे पावरफुल मेथड है। इसमें हम क्या करते हैं, डाटा को हम एज अ पॉलिनोमियल ट्रीट करते हैं, फिर उसको जनरेटर पॉलिनोमियल के साथ डिवाइड कर देते हैं और जो उसका रिमाइंडर बचता है वो असल में सीआरसी कोड बन जाता है जिसको हम फर्दर जो वो ट्रांसमिट करते हैं। कंपैरिजन के लिए याद रखिए पैरिटी चेक जो है उसकी जो एक्यूरेसी और लिमिटेशन है वो सबसे कम है, फिर चेकसम आ जाता है और सीआरसी इन टर्म्स ऑफ डिटेक्शन पावर सबसे ज्यादा पावरफुल मेथड इसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये 3 मेथड्स हैं जो एरर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब वो ये जो 3 हमने पीछे मेथड पढ़े हैं इसमें सिर्फ एरर डिटेक्ट होता है, बट एक पावरफुल टूल है जिसको हम हैमिंग कोड कहते हैं। हैमिंग कोड ना सिर्फ एरर को डिटेक्ट करता है बल्कि उसको करेक्ट भी करता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हैमिंग कोड जो वो स्पेसिफाई यूज करते हैं जो सिंगल बिट एरर्स को डिटेक्ट भी करता है और उसको करेक्ट भी करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, पैरिटी बिट्स प्लेस्ड एट पोजीशंस दैट आर पावर्स ऑफ 2 1 to 4 8। यानी कि हम पैरिटी बिट्स जो प्लेस करते हैं पावर ऑफ 2 की पोजीशन के साथ जाएंगे 1 2 4 8 इस पोजीशंस पर। हर पैरिटी बिट जो वो चेक करेगा किसी एक स्पेसिफिक डाटा बाइट्स को, यानी कि हर पैरिटी बिट अपने रेलेवेंट ग्रुप को जो वो चेक करेगा
और आफ्टर ट्रांसमिशन सारे पैरिटी बिट्स को चेक किया जाएगा। अगर पैटर्न ऑफ एरर या सिंड्रोम अपीयर होता है तो वो उसकी पोजीशन को डिटेक्ट कर लेगा। कैसे करेगा उसको हम एक एग्जांपल की सूरत में देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो डाटा बिट है वो ये है D0, D1, D2, D3। तो हम इसके अंदर जो वो तीन पैरिटीज ऐड कर देते हैं, P0, P1, P2। तो अब इसकी पोजीशन क्या बन जाएगी? P0 की पोजीशन 1 है, P1 की पोजीशन 2 है, D0 ओरिजिनल डाटा उसकी पोजीशन 2 है। इस तरह इन सब की पोजीशन 7 तक की पोजीशंस आ जाती हैं। अब जो P0 है 1, ये चेक करेगा पोजीशन कौन कौन सी 1, 3, 7, 1, 3, 5, 7, यानी कि ये वाला जो है वो अपने आप को और 3 और 5 और 7 वाले को चेक करेगा। इसका जो P2 है दूसरा जो हमने पैरिटी ऐड किया हुआ है, ये किस किस को चेक करेगा? ये चेक करेगा 2, 3, 6 और 7 को। इसका जो P2 है ये वाला, ये चेक करेगा पोजीशन 4 को, यानी कि 4, 5, 6 और 7 को। अब लेट्स सपोज जो एरर है वो पोजीशन 5 पर आ चुका हुआ है। अब हमें नहीं पता है कि पोजीशन 5 पर एरर आ चुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये एरर आ चुका हुआ है तो P0 यानी कि ये जो P0 है ये फेल हो जाएगा, क्योंकि आप देखिए कि इसके ग्रुप में 5 मौजूद है और 5 पर ही एरर है, तो इसका मतलब P0 जो है वो फेल हो जाएगा। इसका P2 की बात करें तो अब देखिए कि इसके ग्रुप के अंदर, P2 के ग्रुप के अंदर भी 5 मौजूद है, तो ये भी फेल हो जाएगा। और P1 जो है चूंकि इसके ग्रुप में 5 मौजूद नहीं है तो ये पास हो जाएगा। तो हमारे पास कोड क्या बन जाएगा? 1, 0, 1। और इसको आप बाइनरी से जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आता है 5। तो विच मींस के 5 नंबर वाले बिट के ऊपर प्रॉब्लम है। तो इस तरह से जो कोड है वो कंफर्म हो जाएगा कि पोजीशन 5 वाला, ये वाला जो आपके पास बिट गया है इसमें फ्लिप आ चुका हुआ है या इस पर एरर आ चुका हुआ है, तो इसके मुताबिक आप इसको फ्लिप करेंगे और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ जाएगा। तो ये हैमिंग कोड है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो जाता होता है कि इसके जरिए आप ना सिर्फ डिटेक्ट कर सकते हैं बल्कि उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है रिसीवर्स को ओवरलोड होने पर, यानी कि ये आपके सेंडर जो है उसके डाटा को कंट्रोल करता है। मुमकिन है कि जो सेंडर है वो ज्यादा तेजी से प्रोसेस कर रहा हो एज कंपेयर टू द रिसीवर, तो सेंडर ज्यादा बिट्स या ज्यादा डाटा भेज दे जो कि रिसीवर उसको प्रोसेस ना कर सके। तो इस वजह से जो रिसीवर है वो ओवरलोड हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो पहला सोल्यूशन है वो है स्टॉप एंड वेट ARQ। स्टॉप एंड वेट ARQ, ये क्यू जो होती है इसमें क्या होता है कि वो एक एक फ्रेम करके भेजा जाता है, यानी कि पहले एक फ्रेम भेजा जाएगा, रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा, देन सेकंड फ्रेम भेजा जाएगा, यूजर जो रिसीवर उसको एक्नॉलेज करेगा, फिर थर्ड फ्रेम भेजा जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें बहुत सारा टाइम जो है वो आइडल में गुजरता है, बहुत सारा टाइम जो है वो चैनल आइडल पोजीशन पर रहता है। दूसरा स्लाइडिंग विंडो है। अब इसमें क्या होता है कि आप मल्टीपल फ्रेम्स जो है वो सेंड कर देते हैं विदाउट वेटिंग कि रिसीवर उसकी एक्नॉलेजमेंट करता है या नहीं करता। अब इसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स भेजे तो जाते हैं बट रिसीवर उसको चूंकि 1 बाय 1 रिसीव करेगा। अब अगर कहीं पर कोई एरर आ गया तो उसके बाद वाले सारे फ्रेम्स जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो अब स्लाइडिंग विंडो के लिए दो मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, गो बैक एन और सिलेक्टिव रिपीट। अब गो बैक एन क्या होता है? इफ एरर डिस्कार्ड ऑल फॉलोइंग फ्रेम्स, कि आपने मल्टीपल फ्रेम्स भेज दिए, आपने मल्टीपल फ्रेम जो है वो रिसीवर को भेज दिए। फॉर एग्जांपल इस फ्रेम में आके प्रॉब्लम आ गया तो इससे पीछे वाले सारे फ्रेम जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। सिलेक्टिव रिपीट में क्या होता है कि बफर आउट ऑफ ऑर्डर फ्रेम्स रीट्रांसमिट ओनली लॉस्ट फ्रेम। अब इसके अंदर ये होता है कि जो लॉस्ट होंगे ना फ्रेम, सिर्फ वही वाले जो है वो रीट्रांसमिट होंगे, तो इसलिए ये बेहतर है एज कंपेयर टू गो बैक एंड एन। तो ये दो तरीके कार है जिसकी मदद से जो रिसीवर है वो ओवरलोड होने से बच सकता है। अच्छा, इसके बाद नेटवर्क डिवाइसेस आ जाती हैं कि नेटवर्क पे कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। उनमें जो मेजर इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं उनमें हब है, रिपीटर है, ब्रिज है, स्विच है, राउटर है, गेटवे है, मॉडेम है। अब आगे उनका OSC लेयर जो हमने 7 लेयर मॉडल पीछे पढ़ा था उसके मुताबिक यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया गया कि कौन सी डिवाइस किस लेवल की है। तो सबसे पहले हमारे पास हब आ जाती है, ये फिजिकल लेयर की डिवाइस है और ये डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है और तमाम पोर्ट्स जो है इसकी वो ब्रॉडकास्ट जो है वो करती है। हब जो अमूमन आपने देखा होगा जो डिवाइसेस नेटवर्क डिवाइसेस क्लाइंट्स को अटैच करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद रिपीटर है, ये भी फिजिकल लेयर की डिवाइस है और ये सिग्नल को एम्पलीफाई करती है ताकि जो लंबे डिस्टेंस के जो सिग्नल्स आ रहे हैं उनको एम्पलीफाई करके स्ट्रॉन्ग किया जा सके। उसके बाद ब्रिज है, ये डाटा लिंक लेयर की डिवाइस है,
ये लैन सेगमेंट को कनेक्ट करती है और मैक फिल्टर्स को फिल्टर आउट करती है। उसके बाद स्विच है, ये भी डाटा लिंक लेयर की डिवाइस है, ये डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करती है और जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन होती है उनको डाटा जो वो ट्रांसमिट करती है। उसके बाद राउटर आ जाता है, ये नेटवर्क लेवल की डिवाइस है, ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करती है और आईपीस के जरिए डाटा के लिए बेस्ट पाथ जो वो चूज करती है। उसके बाद गेटवे आ जाता है, ये सभी लेयर्स में पाया जाता है, ये प्रोटोकॉल को ट्रांसलेट करता है क्योंकि अब हर लेयर पे प्रोटोकॉल्स मौजूद है तो उनको ट्रांसलेट करने का काम जो वो गेटवे का है और ये डिफरेंट सिस्टम जो है उनको आपस में कनेक्ट करता है। उसके बाद मॉडेम आ जाता है, ये फिजिकल लेयर की डिवाइस है और ये मॉड्यूलेट या डीमॉड्यूलेट करते हैं कि डिजिटल और एनालॉग जो सिग्नल्स हैं उनके दरमियान जो है वो कन्वर्जन करता है। तो ये कुछ डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल होती है नेटवर्क के अंदर। अच्छा, उसके बाद स्विच ऑपरेशन है। स्विच ऑपरेशन क्या होता है जी कि एक स्विच जो है वो लर्न करता है और डाटा को फॉरवर्ड करता है। अब स्विच होता क्या है, इसमें मल्टीपल पोर्ट्स होती हैं, मैक एड्रेस टेबल होता है, यानी कि उस नेटवर्क पर जितने भी एड्रेसेस हैं वो सारे के सारे इसके टेबल पर मौजूद होते हैं और मल्टीपल पोर्ट्स इसमें पाई जाती हैं। अब उसको ये किस तरह से मैनेज करता है, डाटा को कैसे लर्न करके फॉरवर्ड करता है, तो उसमें जो पहला फेज आता है वो लर्निंग प्रोसेस है। इसमें वो कैसे लर्न करता है, जैसे फ्रेम उसके किसी एक पोर्ट पर आता है तो स्विच उसको रीड करता है कि वो किस मैक एड्रेस से आया है, फिर उसको रिकॉर्ड कर लेता है और फिर उसको रिकॉर्ड करके अपने टेबल के ऊपर जब वो स्टोर कर लेता है और उस फ्रेम को जब वो फिर फॉरवर्ड कर देता है अकॉर्डिंग टू दैट मैक जिससे वो आया हुआ है। यानी कि जैसे किसी भी पोर्ट पर उसके पास डाटा आता है तो पहले तो वो रीड करता है किस मैक से आया है और जिस मैक से आया उस एड्रेस को वो रिकॉर्ड करके अपने टेबल पर स्टोर करता है और देन वो उसकी डेस्टिनेशन मैक पर उसको फॉरवर्ड कर देता है। अब फॉरवर्डिंग डिसीजंस कैसे लेता है वो कि इफ डेस्टिनेशन मैक इन द टेबल सेंड ओनली टू दैट पोर्ट, कि अब अगर जिस मैक जो डेस्टिनेशन है उसके ऊपर प्रिंट हुई है मैक के लिए, अगर तो वो उसके टेबल पर मौजूद है तो वो स्पेसिफिकली उस पोर्ट पर उस डाटा को ट्रांसमिट कर देगा। बट फॉर एग्जांपल अगर जो डाटा उसके पास आया उसका मैक उसके टेबल पर मौजूद नहीं है तो वो क्या करेगा, वो उस डाटा को सभी पोर्ट्स को भेज देगा कि वो जिस भी पोर्ट का डाटा है वो उसको रिसीव कर लेगी। अब इसका बेनिफिट क्या है, स्विच का जो है वो हब के ऊपर स्विच किस तरह बेहतर है हब से। एक तो कोई क्लियर नहीं होती पर पोर्ट के ऊपर क्योंकि हर पोर्ट के लिए एक सेपरेट डोमेन होती है। दूसरा बैंडविड्थ के लिए बहुत एफिशिएंट है और इसकी सिक्योरिटी क्योंकि ट्रैफिक जो है वो ओनली उसी तरफ ही जाती है जहां पर जरूरत होती है, तो ना कोलिजन हो पाती है और ना ही डाटा ब्रीच होने की कोई चांसेस होते हैं। तो इसलिए जो स्विच है वो ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू हब। ओके, उसके बाद वीलैन्स है या जिसको वर्चुअल लैन्स भी कहते हैं, वर्चुअल लार्ज एरिया जो नेटवर्क्स है उसके वाले से। तो वीलैन होता क्या, लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डिवाइसेस इनटू सेपरेट ब्रॉडकास्ट डोमेन्स इवन दे आर ऑन द सेम फिजिकल स्विच, कि अगर एक सेम फिजिकल स्विच के ऊपर भी डिफरेंट डिवाइसेस मौजूद हैं तो वो उन सब का एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन बना देता है जिसको हम वर्चुअल लैन कहते हैं। अब हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, फर्स्ट वन इज द सिक्योरिटी के जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, अब एक ही बिल्डिंग के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस का है, एचआर का है, रिक्रूटमेंट का है, प्रोक्योरमेंट का है, तो अब वो सभी एक ही नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। तो अब फाइनेंस वाली जितनी डिवाइसेस हैं उनका वर्चुअल लैन बना के उनको वर्चुअली एक अलग नेटवर्क बना दिया जाता है, एचआर की तमाम डिवाइसेस का एक वर्चुअल अलग नेटवर्क बन जाता है ताकि सबका डाटा किसी दूसरी ब्रांच के साथ जो वो मैच ना हो, क्योंकि फाइनेंस वालों का जो डाटा है वो एचआर के साथ ब्रीच ना हो, एचआर वालों का जो डाटा है वो प्रोक्योरमेंट के साथ ब्रीच ना हो, तो वो वर्चुअल लैन के जरिए उसको सेपरेट किया जाता है। सेकंड है उसकी परफॉर्मेंस, कि जब इस तरह जो वर्चुअल लैन्स बन जाती हैं तो उनकी जो ट्रैफिक है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो ये नेटवर्क्स जो है वो ओवरलोड नहीं होते, ट्रैफिक जो वो कम हो जाती होती है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, फिजिकल स्विचेस जो है 24 पोर्ट्स के साथ, उसमें पोर्ट 1 to 8 आप उसको असाइन कर देते हैं सेल्स वालों को, पोर्ट 9 to 16 उसको आप असाइन कर देते हैं इंजीनियरिंग वालों को, पोर्ट 17 to 25 इसको नाम VLAN 30 का देके आप इसको मैनेजमेंट वालों को, यानी कि जितनी आपके पास स्विच के ऊपर पोर्ट्स होती हैं आप उनको डिवाइड करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उनको नेम देते हैं और वो पोर्ट्स ही उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स को असाइन कर देते हैं ताकि उन पोर्ट्स पर सिर्फ उसी डिपार्टमेंट्स के जो नोड्स है वो कनेक्टेड हो। ओके, उसके बाद आ जाता है ये वायरलेस लैन या वाईफाई या वायरलेस फिडेलिटी,
जिसको कॉमनली हम IEEE 802.11b कहते हैं। इसके 5 डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, 802.11b, G, N, AC, AX, जिसको वाईफाई 6B कहते हैं। इनकी जो बैंडविड्थ है वो यहाँ पे गिवन है, जैसे कि जो B कैटेगरी वाला है वो 2.4 गीगाहर्ट्ज है, G का भी 2.4 है, N वाला 2.4 और 5 के दरमियान ऑपरेट करता है, AC 5 गीगाहर्ट्ज तक ऑपरेट करता है, और जो वाईफाई 6 AX है ये 2.4 से 5 के दरमियान ऑपरेट करता है। इनकी मैक्सिमम स्पीड्स भी वेरी करती हैं, और ये जिस जिस ईयर में लॉन्च हुए वो भी यहाँ पर गिवन है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं जी DNS या डोमेन नेम सिस्टम। अब ये क्या चीज है? ये असल में फोन बुक है इंटरनेट के ऊपर, एक डायरेक्टरी, जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी होती है उसमें जो DNS होता है ये टेलीफोन डायरेक्टरी है, ये नेम डायरेक्टरी है इंटरनेट के ऊपर। अब ये DNS जो वो करता क्या है? वो क्या करता है? कन्वर्ट ह्यूमन रीडेबल नेम्स टू IP एड्रेसेस। क्यों? क्योंकि ये जो नाम है जो इंग्लिश में जैसे www.google.com है, तो हमें इन नाम की समझ आती है, हमारे लिए ये आसान है, बट जो कंप्यूटर है उसको नंबर्स चाहिए, क्योंकि उसका सारा ऑपरेशन ही नंबर्स पर हो रहा है। तो वो इन ह्यूमन रीडेबल नेम्स को कन्वर्ट कर देगा IP नंबर्स पर, इन नंबर पर जिनको वो समझ सकता है, और इस प्रोसेस को हम DNS या डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। अब इसकी हायरार्की यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे कि जो बेसिक रूट होता है वो फर्दर डिवाइड हो जाता है, रूट जिसको हम डॉट कहते हैं, ये डिवाइड हो जाता है कि .com, .pk, .org, यानी कि डॉट के आगे जो कुछ भी लिखा होता है .edu है, .gov है, .pk है, वो सारी की सारी एक डिफरेंट डोमेन्स सिस्टम को जो है वो हैंडल करती है। अगर हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह सिस्टम जो है इसको परसीव करता है, DNS क्यूरी प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि आपने अगर एक वेबसाइट को एड्रेस करना चाहते हैं तो किस तरह ह्यूमन लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज पर ये चीजें कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपने टाइप किया www.google.com ब्राउजर के अंदर, अब क्या होगा कि सबसे पहले उसको लोकल कैशे में चेक किया जाएगा। ब्राउजर क्या करेगा? उसको चेक करेगा कि क्या ये ऑलरेडी इससे पहले कभी इसको एग्जीक्यूट किया गया है, अगर किया गया है तो शायद ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के अंदर उसका डाटा मौजूद हो, मैं वहां से जो डाटा उसको फेच कर लूं। अब अगर वहां पर ना हो तो वो रिकर्सिव रिजॉल्वर से पूछेगा कि आई नीड www.google.com, तो रिजॉल्वर क्या करेगा? वो रूट सर्वर से पूछेगा कि .com को कौन हैंडल करता है, जो लास्ट इसकी डोमेन है .com को हैंडल कौन करता है, तो रूट बताएगा कि .com TLD सर्वर से पूछे, क्योंकि .com TLD सर्वर इसको हैंडल करता है। तो रिजॉल्वर .com TLD सर्वर से कहेगा कि बताओ जी google.com को कौन हैंडल करता है, तो TLD बताएगा कि google.com का जो अथॉरिटेटिव सर्वर है उससे पूछो। जब गूगल अथॉरिटेटिव जो रिजॉल्वर है वो अथॉरिटेटिव सर्वर से पूछेगा तो वो बताएगा उसका एग्जैक्ट नंबर जो उसको आसान किया गया है। रिजॉल्वर वो उस IP को उठाएगा और ब्राउजर को दे देगा, और ब्राउजर जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप ब्राउजर पर कोई डोमेन या कुछ भी कोई भी वेबसाइट आप लिखते हैं तो ब्राउजर उसके सबसे पहले कैशे मेमोरी में चेक करेगा, अगर वहां पर मौजूद ना होगी तो सबसे पहले जो रिकर्सिव रिजॉल्वर से पूछा जाएगा। रिकर्सिव रिजॉल्वर जो है वो रेफर करेगा रेलेवेंट TLD सर्वर से, रेलेवेंट TLD सर्वर जो है वो रेफर करेगा अथॉरिटेटिव सर्वर को, और अथॉरिटेटिव जो सर्वर है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसका स्पेसिफिक नंबर कौन सा है, और इस नंबर को फिर ब्राउजर जो है वो एग्जीक्यूट करके पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वहां तक पहुंचेगा। उसके बाद आ जाता है जी DHCP या डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अब ये क्या चीज होती है कि इसके अंदर जब भी आप कोई नई डिवाइस अटैच करते हैं नेटवर्क के साथ, तो जाहिर सी बात है नेटवर्क के ऊपर उसको कोई ना कोई आइडेंटिटी तो असाइन होनी है। तो जो हमारे पास डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस है DHCP है, ये ऑटोमेटिकली उसको एक IP एड्रेस, जो भी अवेलेबल IP एड्रेस है वो उसको असाइन कर देगा। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये DHCP नहीं होता तो देन आपको उस जो आपने डिवाइस अटैच किया उसको मैन्युअली नंबर देना पड़ेगा। मैन्युअली आप उसको उसकी IP देंगे, उसको सबनेट मास्क देंगे, गेटवे देंगे, DNS देंगे, और फिर उस डिवाइस को आप एसोसिएट नेटवर्क के साथ करके ऑपरेट करवा सकेंगे। बट जो हमारे पास
DHCP है ये ऑटोमेटिकली ये सारा काम जो है वो कर लेता है। अब DHCP इसको कैसे करता है, उसके लिए 4 स्टेप्स हैं जिसको हम डोरा कहते हैं, DORA। डी मीन सबसे पहले तो वो डिस्कवर करेगा क्लाइंट का ब्रॉडकास्ट के कौन सा जो क्लाइंट उसके साथ अटैच हुआ है, देन वो उसको अवेलेबल जो आईपी होगी वो उसको ऑफर करेगा और क्लाइंट जो है वो उसको कहेगा कि जी मुझे ये चाहिए है, और फिर जो सिस्टम है वो एक्नॉलेज कर देगा कि ठीक है ये आईपी आपको दे दी जाती है। तो स्टेप के लिए याद नेम रख लें, डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। और इस तरह से कोई भी नई डिवाइस जो इंटरनेट के साथ या नेटवर्क के साथ कनेक्ट होगी उसको एक स्पेसिफिक एड्रेस या स्पेसिफिक आईडी जो है वो प्रोवाइड कर दी जाती है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी ईमेल प्रोटोकॉल्स। ईमेल के प्रोटोकॉल्स जो है वो असल में 3 मेन प्रोटोकॉल जो है इस्तेमाल किए जाते हैं, SMTP, POP3 और IMAP। SMTP क्या होता है, ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है जिसमें 25 पोर्ट्स होती हैं जो ईमेल्स को सेंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। POP3 क्या, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 है, इसमें 110 पोर्ट होती हैं जो रिट्रीविंग ईमेल डाउनलोड और डिलीट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। IMAP जो है वो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है, इसमें 143 पोर्ट होती हैं और रिट्रीविंग ईमेल मैनेज ऑन सर्वर जो है वो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं SMTP जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, ये तो जनरल इस्तेमाल होता है, बट हम अब यहाँ पे जो कंपैरिजन देखना चाह रहे हैं वो POP3 और IMAP का देखना चाह रहे हैं। तो अगर स्टोरेज की बात करें तो POP3 जो है वो यूजुअली डाउनलोड और डिलीट करता है सर्वर से, जबकि IMAP जो है वो सर्वर से सेव करके रखता है। मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो ओनली एक डिवाइस जो है वो वन टाइम में POP3 इस्तेमाल कर सकती है, जबकि IMAP जो है वो सिंक कर सकता है डिफरेंट डिवाइसेस के साथ। ऑफलाइन एक्सेस की बात करें तो जो POP है ये आफ्टर डाउनलोड भी एक्सेस कर सकता है, जबकि जो IMAP है ये लिमिटेड जो है उसकी एक्सेस होती है। इस तरह सर्वर स्पेस जो है वो POP जो है वो कम इस्तेमाल करता है, जबकि IMAP जो है वो ज्यादा स्पेस जो है उसको इस्तेमाल करता है। तो बेसिकली ये 3 प्रोटोकॉल्स है, इनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर याद रखिए, और इनमें पोर्ट किस इस्तेमाल होती है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है, इनको जरूर याद रखिएगा। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं, हमारे पास आ जाता है HTTP एंड HTTPS। ये वेब प्रोटोकॉल्स है। HTTP स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTTP आप इसके फीचर्स की अगर बात करें तो ये 80 पोर्ट्स पर जो है वो कंसिस्ट होता है और वेब ब्राउजिंग के लिए इस्तेमाल होता है, और ये स्टेटलेस मतलब कि ये प्रीवियस रिक्वेस्ट को जब वो एंटरटेन नहीं करता, उसको याद नहीं रखता, हर बार जब भी इसको इस्तेमाल किया जाता है वो नए सिरे से इस्तेमाल करता है, और प्लेन टेक्स्ट की सूरत में होता है, सिक्योर नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ जो HTTPS है, या जिसको हम HTTP सिक्योर भी कहते हैं, S स्टैंड फॉर द सिक्योर, इसकी 443 पोर्ट है और ये ओवर SSL TLS इंक्रिप्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है, और ये कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करता है, इंटेग्रिटी यानी कि डाटा की मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है उसको भी सिक्योर करता है, और ऑथेंटिकेशन को भी प्रोसेस इंश्योर करता है। विच मींस कि जो HTTPS है, यानी कि आप कोई भी वेबसाइट जो आप इस्तेमाल करते हैं, आप देखिए कि उसके स्टार्ट में HTTPS और साथ में ग्रीन कलर का पैडलॉक होगा जो ये कंफर्म करता है कि उस पर मौजूद तमाम डाटा वो कॉन्फिडेंशियल है, इंटीग्रिटी उसकी स्ट्रांग है और उसकी ऑथेंटिकेशन भी कंफर्म्ड है। अब ये काम किस तरह से करता है, ब्राउजर जो है वो कनेक्ट करता है सर्वर से, यानी कि आप जब भी ब्राउजर के ऊपर किसी भी डोमेन का या किसी वेबसाइट का नाम लिखते हैं तो वो उसके सर्वर से कनेक्ट करता है, और सर्वर जो है वो उसका सर्टिफिकेट प्रेजेंट करता है कि सर्वर कि ये वाली जो वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हैं ये सिक्योर है। देन ब्राउजर जो है उस सर्टिफिकेट को वेरीफाई करता है और फिर इंक्रिप्टेड सेशन जो है उस वेबसाइट के लिए एस्टेब्लिश कर लिया जाता है, और फिर उस दौरान जितना भी डाटा ट्रांसफर होगा वो सारे का सारा इंक्रिप्टेड रहेगा। अब आप इसको ढूंढ कैसे सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, पैडलॉक आइकॉन होगा ब्राउजर के अंदर, जब भी आप वेबसाइट टाइप करेंगे उसके स्टार्ट में एक पैडलॉक ताले का निशान होगा और वेबसाइट स्टार्ट हो रही होगी HTTPS की, जिसका मतलब ये है कि ये वेबसाइट जो है सर्टिफाइड है और इसके सर्वर के साथ कम्युनिकेट करना सेफ और इंक्रिप्टेड है। ओके, नेक्स्ट है जी नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी
ये थ्री प्रिंसिपल है जिसकी बेस पर किसी नेटवर्क को सिक्योर या अनसिक्योर डिक्लेयर किया जा सकता है। उनमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कॉन्फिडेंशियलिटी और इसको इन शॉर्ट हम CIA ट्राइड भी कहते हैं। CIA से क्या मुराद है? C मींस कॉन्फिडेंशियलिटी, I मीन इंटेग्रिटी और A मीन अवेलेबिलिटी। अब कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या है कि जो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ ऑथराइज्ड पर्सन को ही एक्सेसिबल होगी। वो वेबसाइट्स, वो नेटवर्क्स सिक्योर कहलाए जाएंगे कि जिन पर जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ ऑथराइज्ड पार्टी जो कि उनके लाइसेंस के ऊपर मेंशन्ड होती है, सिर्फ उन्हीं के साथ ही शेयर की जाएगी। ओनली यू शुड सी योर बैंक डिटेल्स। अगर आप उस पर किसी तरह की इकोनॉमिक डिटेल्स देते हैं, ट्रांसफर डिटेल्स देते हैं, वो सिर्फ आप तक ही रखी जाएंगी और थ्रू आउट द सेशन उसका जो सारा डाटा है वो इंक्रिप्टेड होगा। इंटीग्रिटी की बात करें तो इंफॉर्मेशन नॉट अल्टर्ड बाय द अनऑथराइज्ड पार्टीज, कि किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करते हैं वो अल्टर नहीं की जाएगी, ओनली बाय द ऑथराइज्ड पार्टीज। योर मैसेजेस शुडंट बी चेंज्ड इन ट्रांजिट, कि जब आप उसके थ्रू कोई मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो सिक्योर नेटवर्क होता है वो आपके मैसेज को अल्टर नहीं करता, एज इट इज उसको ट्रांसफर करता है। अचीव्ड थ्रू हैशिंग डिजिटल सिग्नेचर, और ये डिजिटल सिग्नेचर्स के जरिए, हैशिंग के जरिए उसको सिक्योर करता है, आपके मैसेजेस को इनक्रिप्ट करता है। थर्ड है जी अवेलेबिलिटी, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल व्हेन नीडेड, कि उसके ऊपर आपने जितना भी डाटा स्टोर किया हुआ उस नेटवर्क के ऊपर वो आपको जब भी रिक्वायर्ड होगा वो आपके लिए अवेलेबल होगा। वेबसाइट शुड बी अप व्हेन यू नीड इट, कि जब भी आपको जरूरत हो आप वेबसाइट को एक्सेस कर सके। अचीव्ड थ्रू रेडियंसी एंड बैकअप्स, उसके बैकअप्स और रेडियंसी जो है वो अवेलेबल हो। तो ये तीन बेसिक कैरेक्टर्स हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी। अगर ये तीन जो पैरामीटर्स हैं कोई नेटवर्क मीट करता है देन हम डिक्लेयर करते हैं कि ये जो नेटवर्क है वो सिक्योर है, या इसको CIA ट्राइड भी कहते हैं, कि अगर ये तीनों कैरेक्टर किसी नेटवर्क पर पाए जाते हैं तो हम डिक्लेयर कर देते हैं कि वो एक सिक्योर नेटवर्क है। बट अगर इस ट्राइड को तोड़ा जाता है तो होगा क्या? कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रोक होगी, डाटा लीक होगा, इंटेग्रिटी ब्रोक होगी तो डाटा टैंपर्ड होगा, अवेलेबिलिटी ब्रोक होगी तो सर्विस से आपको डिनाई कर दिया जाएगा, आपको सर्विसेज जो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। अगर इनमें से कोई भी इशू आपको फेस करना पड़ता है तो दैट मींस कि वो नेटवर्क जो है वो सिक्योर नहीं है। ओके जी, फर्दर हम आ जाते हैं अब इंक्रिप्शन के ऊपर, कि अब डाटा को कैसे इंक्रिप्ट किया जाता है, यानी कि जो आप डाटा प्रोवाइड करें, मैसेजेस प्रोवाइड करें, उनको सिक्योर किया जाता है किसी स्पेसिफिक की के साथ। फॉर एग्जांपल जो इसमें इंक्रिप्शन है वो दो तरह की होती है, सिस्टमैटिक इंक्रिप्शन और एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन। अब सिमेट्रिक इंक्रिप्शन में क्या होता है कि एक सिंगल सेम की इस्तेमाल की जाती है डाटा को लॉक या अनलॉक करने के लिए, यानी कि आप प्लेन टेक्स्ट को जब आप लॉक करेंगे, इंक्रिप्ट करेंगे तो वो साइफर टेक्स्ट यानी कि कोड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसी सेम की से आप उसको दोबारा कन्वर्ट कर सकते हैं प्लेन टेक्स्ट के ऊपर। और जो हमारे पास एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन होती है उसके अंदर जो लॉक करने के लिए की कोई और होती है और अनलॉक करने के लिए प्राइवेट की और होती है, यानी कि आप पब्लिक की के जरिए प्लेन टेक्स्ट को साइफर में तो कन्वर्ट कर सकते हो, बट साइफर से दोबारा प्लेन में डिक्रिप्ट करने के लिए आपको प्राइवेट की जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये दो तरह की इंक्रिप्शन है जिसकी मदद से आप डाटा को सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद मजीद आप सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल इस्तेमाल कर सकते हैं। अब फायरवॉल होती क्या है? इनको हम गेट कीपर्स कहते हैं, नेटवर्क के गेट कीपर्स हैं, कि नेटवर्क्स में दाखिल होने वाली, अपलोड होने वाली या डाउन होने वाली किसी भी चीज पे ये नजर रखते हैं। ये एक सिस्टम है दैट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड एक्सेस टू और फ्रॉम अ प्राइवेट नेटवर्क, कि किसी भी नेटवर्क से कोई भी अनऑथराइज जो एक्सेस है ये उसको रोकता है, उसका जो वो ख्याल रखता है। अब फायरवॉल की टाइप्स कितनी है? इसकी बेसिकली तीन टाइप्स है। पहली टाइप इसकी आ जाती है पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल, जिसके अंदर जो पैकेट हेडर्स हैं उनको चेक किया जाता है कि क्या वो ऑथराइज पैकेट हेडर्स हैं तो उनको अलाउ किया जाए। फिर उसके बाद रूल्स को चेक किया जाता है कि क्या वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे हैं, और ये फास्ट है बट सिंपलेस्ट है। और इसकी जो एग्जांपल है तो आप उसको देख लें कि वेब की जो 80 पोर्ट्स हैं उनको अलाउ किया जाता है, जबकि टेलनेट की जो 23 पोर्ट है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये पहली टाइप है। सेकंड टाइप है स्टेटफुल इंस्पेक्शन फायरवॉल। इसमें क्या किया जाता है कि ट्रैक करते हैं कनेक्शन स्टेट को, कि जिस कनेक्शन से डाटा आ रहा है उसकी स्टेट क्या है,
और फिर पैकेट जो है वो पार्ट ऑफ एस्टेब्लिश कनेक्शन में उसको याद रखा जाता है, और अगर वो उसी मेमोरी के अंदर फॉल कर रहा है तो देन उसको अलाउ किया जाता है, अदरवाइज उसको फायरवॉल जो है वो अलाउ नहीं करती। थर्ड टाइप है जो एप्लीकेशन लेवल गेटवे, जिसको प्रॉक्सी भी कहते हैं। ये एक इंटरमीडिएटरी के तौर पर इस्तेमाल होती है, एप्लीकेशन के डाटा को जो वो इंस्पेक्ट करती है और बहुत सिक्योर है, इसी वजह से ये स्लो भी है क्योंकि ये एप्लीकेशन के अंदर एग्जीक्यूट होने वाले तमाम डाटा को जो वो चेक कर रही होती है। अमूमन इसके रूल्स क्या है? अलाउ आउटबाउंड वेब ट्रैफिक, यानी कि आउटबाउंड जो वेब ट्रैफिक उसको अलाउ किया जाता है, इनबाउंड को रोका जाता है, और एस्टैब्लिश कनेक्शन जो है उनको भी अलाउ किया जाता है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश वंस हो चुकी होते हैं तो उसको याद रखा जाता है, और नेक्स्ट टाइम भी जब उधर से रिक्वेस्ट आती है कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट की तो उसको अलाउ कर दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है जी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, या जिसको हम वीपीएनबी कहते हैं। ये एक सिक्योर टनल है पब्लिक नेटवर्क के ऊपर, यानी कि पब्लिक नेटवर्क को अगर आप यूज करें तो उसके अंदर अगर आप वीपीएन को यूज करेंगे तो वीपीएन आपको एक शेल्टर, एक सिक्योर टनल प्रोवाइड कर सकता है जिससे आप अपना डाटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब वीपीएन हमें यूज क्यों करना पड़ता है? तो चार बड़ी रीजन है। एक तो सिक्योरिटी है कि आपका डाटा जो अगर आप पब्लिक वाईफाई यूज कर रहे हैं तो वीपीएन आपके डाटा को सिक्योर करेगा। उसके बाद आपकी आईपी को वेबसाइट पर जाने से रोकेगा जिससे आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो वो सिक्योर रहेगी। और उसके बाद जो ऑफिस नेटवर्क है वो आप घर में बैठे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि रीजन वाइज डिफरेंट कंटेंट को ब्लॉक किया गया, आप उसको भी ओवरकम कर सकते हैं क्योंकि ओवर द नेटवर्क ये आपको छुपा लेता है, एक खुफिया टनल प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से आपका आईपी या आपका जो डाटा है वो इंक्रिप्टेड ही रहता है। इसकी टाइप्स जो है वो दो तरह की है, एक रिमोट एक्सेस टाइप वीपीएन और एक साइट टू साइट वीपीएन है। रिमोट एक्सेस टाइप जो वीपीएन है ये इंडिविजुअल कनेक्ट को ऑफिस के साथ कनेक्ट करता है, और जो साइट टू साइट है ये इंटायर ऑफिस को इकट्ठा ही, यानी कि रिमोट एक्सेस सिंगल यूजर के लिए है, और जो साइट टू साइट है ये इंटायर ऑफिस या पूरे नेटवर्क को ही टनल में ले जाके सिक्योर कर सकता है। ओके जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं जी कॉमन नेटवर्क अटैक्स। जो कॉमन अटैक्स हो सकते हैं उनमें ये हम पहले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। डॉस, डीडॉस टाइप है जिसके अंदर जो ट्रैफिक है वो ओवरवेल्म होती है और फायरवॉल जो है अमूमन इनको रोक लेती है। मैन इन द मिडल, ये कम्युनिकेशन जो है उसको इंटरप्ट करता है, दरमियान में अटैकर बैठा जो वो आप और वेबसाइट के दरमियान उसको रोकने की कोशिश करता है, और HTTPS प्रोटोकॉल जो है वो इसको सेव करती हैं। पैकेट स्निफिंग है जिसमें नेटवर्क ट्रैफिक को कैप्चर करके उसके अंदर से डाटा को चोरी कर लिया जाता है। स्पूफिंग है जिसमें सोर्स एड्रेस जो फेक इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक को रीडायरेक्ट किया जाता है। फिशिंग है जिसमें फेक ईमेल या फेक वेबसाइट के जरिए जो यूजर है उसको बेवकूफ बनाया जाता है। एसक्यूएल इंजेक्शन है जिसमें जो मलिशियस एसक्यूएल है, मलिशियस इनपुट्स जो हैं वो देकर जो नेटवर्क की सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग या SDN। अब ये क्या चीज है जी? ये सेपरेटिंग ब्रेन फ्रॉम मसल्स है, यानी कि ट्रेडिशनल नेटवर्किंग जो होती है उसमें हर स्विच या राउटर जो होता है उसके पास एक कंट्रोल प्लेन होता है, डाटा प्लेन होता है। लेकिन SDN के अंदर क्या होगा कि जो आपका SDN कंट्रोलर है वो डाटा को सेंट्रल ब्रेन के थ्रू ओपन फ्लो में भेजेगा, और स्विच 1 और स्विच 2 जो है वो डिसाइड करेंगे कि डाटा को जो है वो किधर भेजा जाएगा अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। यूजर की जो कमांड है उसके मुताबिक स्विचेस जो है वो परफॉर्म करते हुए डाटा को डायरेक्ट करते हैं। आप यूं कह सकते हैं कि कंट्रोल फ्लो है, एक स्विच कंट्रोल है जो डाटा के फ्लो को कंट्रोल करता है और यूजर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसके रेलेवेंट या रिक्वायर्ड कनेक्शंस की तरफ भेज देता है। ओके जी, इसके बाद हमारे पास आ जाता है IoT या इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग है। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इसमें असल में फिजिकल थिंग्स जो है वो ऐड हो जाती हैं विद द सेंसर कनेक्टिविटी। मिसाल के तौर पर कि जहां पर आपका फिजिकल इक्विपमेंट जो है वो एज ए सेंसर काम करते हुए आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन दे, यानी कि फिजिकल इक्विपमेंट आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। जैसे स्मार्ट थर्मोस्टेट है, तो थर्मोस्टेट असल में एक फिजिकल एलिमेंट है जो हीट को सेंस करता है, बट वो सेंसर्स की मदद से उस जो कुछ उसने सेंस किया उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके प्रोवाइड करता है थ्रू क्लाउड। या फिटनेस ट्रैकर है, स्मार्ट फ्रिज है, इंडस्ट्रियल सेंसर्स है, इन सारों को हम जो है वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं।
अब इसके लिए चैलेंजेस क्या है? डिवाइसेस हैव लिमिटेड पावर मेमोरी प्रोसेसिंग, क्योंकि ये बड़ी एक लिमिटेड एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो इनके पास मेमोरी भी बड़ी लिमिटेड होती है, और जिसकी वजह से अक्सर ओवरलोड होने की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर जो फर्क है वो आ सकता है। अब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है उसके दो प्रोटोकॉल्स है, MQTT या COAP। MQTT से क्या मुराद है? मैसेज क्यू टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट, यानी कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ये जो सिग्नल है, वो एक क्यू की शक्ल में जो वो रिसीवर तक जाते रहते हैं और वो वन बाय वन उसको पब्लिश करता रहता है। COP क्या है? कंस्ट्रेंड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल लाइक HTTP फॉर स्मॉल डिवाइसेस के, जिस तरह HTTP हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल है, ये उसी तरह ही इंफॉर्मेशन को जो है वो नेटवर्क के ऊपर जो वो अपलोड करता है, जिसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग कहते हैं। अच्छा जी, लास्ट हमारे पास आ जाता है जी एज कंप्यूटिंग। ये एज कंप्यूटिंग का मतलब ये कि ये सोर्स के नजदीक ही जो है वो यानी कि आप कह लें कि इनपुट और आउटपुट, सेंडर और रिसीविंग के दरमियान जो है वो थोड़ा सा गैप जो है वो कम किया जाता है। यानी कि इसके अंदर जो ट्रेडिशनल क्लाउडिंग है उसके अंदर क्या होता है? ट्रेडिशनल क्लाउडिंग में जो सेंसर्स है वो इंफॉर्मेशन पहले क्लाउड को भेजते हैं और क्लाउड फिर वो इंफॉर्मेशन जो है वो टर्मिनल यूजर को भेजता है। बट जो एज कंप्यूटिंग है उसके अंदर जो सेंसर है वो डायरेक्ट एज डिवाइस को ही दे देता है इंफॉर्मेशन जो उसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, यूजर जो इसको इस्तेमाल करना चाह रहा है, और फिर अगर यूजर चाहे तो वो क्लाउड की तरफ डाटा जाता है, अदरवाइज जो वो क्लाउड की तरफ डाटा नहीं जाता। बेनिफिट क्या होता है कि इस तरह जब डाटा क्लाउड से यूजर की तरफ जाता है तो थोड़ा सा जो लेटेंसी है वो लो हो जाती है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जब डायरेक्ट पहले यूजर के पास डाटा चला गया तो यूजर उसको इस्तेमाल कर लेता है और देन अपनी मर्जी के मुताबिक उसको क्लाउड पर अपलोड करे या ना करे, वो उसकी अपनी चॉइस होती है। तो थोड़ी सी जो टाइम है वो इसमें बचता है। सो थैंक यू सो मच। आज के सेशन हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इसके साथ होपफुली नेटवर्क्स के हवाले से जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहुंच गई है, आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। इवन देन अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।